तो देखो 17 पॉइंट है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। देखो स्टॉक का मतलब क्या है कि हमने जो गुड्स खरीदी और फिर वो नहीं बिकी यानी अनसोल्ड रह गई, अनसोल्ड एट द अकाउंटिंग पीरियड। भाई जब ईयर खत्म हुआ वो नहीं बिकी, बाकी बिक गई। मान लो आपने 100 गुड्स खरीदी, 90 बिक गई, वो तो सेल हो गई। 10 नहीं बिकी तो वो 10 जो है वो आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और ध्यान देना यही क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का अगले साल की 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। हर साल का क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो ओपनिंग स्टॉक तो नई कुछ नहीं, जो क्लोजिंग 10 यूनिट बची है वो अगले साल के लिए आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपका बन जाएगा। फिर आपका आता है इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो चीज को बनाते हैं, उनके जो इन्वेंट्री है वो 4 टाइप की होती है। अब आप कहोगे सर उनके 4 टाइप की क्यों होती है? यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो स्टॉक कह रहे हैं, वो खरीदी और बेची की चीज है ना, उसमें हमने बनाई नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर है। तो मैन्युफैक्चर के कई टाइप की हो सकती है, उसके क्या क्या टाइप होते हैं वो अपन देख रहे हैं। नंबर 1 है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। मान लो कोई फैक्ट्री है जो प्लास्टिक के खिलौने बनाती है, तो प्लास्टिक उनके लिए रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल प्लास्टिक पड़ा उनके पास, तो उसकी इन्वेंट्री उनके पास हो सकती है। इन्वेंट्री ऑफ जी। वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या है कि प्लास्टिक से खिलौने हमने बनाने चालू किए, वो आधा ही खिलौना बना है तो फिनिश गुड्स तो हुआ नहीं, और वो अभी आधा बना हुआ है और 31 मार्च आ गई, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। या और इजी लैंग्वेज में बोलूं तो सेमी फिनिश्ड गुड्स। ये आपकी सेमी फिनिश्ड गुड्स है, मतलब पूरी बनी नहीं है, फिनिश नहीं, और रॉ मटेरियल भी नहीं क्योंकि आधा तो बन भी चुका है। तो ये आपका इसका भी इन्वेंट्री होता है 31 मार्च को, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। कुछ खिलौने जो पूरे बन चुके हैं, पूरे बन चुके हैं तो वो तो फिनिश गुड्स हो गया ना, तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स हो गया। और देन उनका होता है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कुछ इन्वेंट्री हो सकता है उन्होंने जरूरत के हिसाब से खरीदी भी हो और वो ईयर एंडिंग पे बच गई हो, तो उनके स्टॉक इन ट्रेड। ये स्टॉक इन ट्रेड जो है ना, चौथा इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड, ये वही है जो कि पॉइंट नंबर 17 में हमने डिस्कस किया। 17 में तो हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग वाले के लिए। ट्रेडिंग वाले के लिए यानी जो खरीदा है उसी को बेचना है। और जो मैन्युफैक्चर वाले के लिए है उसके पास 4 टाइप की इन्वेंट्री जो है वो आपकी हो सकती है, जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल, यानी बिजनेस के वो अकाउंट्स जिनसे आपको पैसा रिसीव करना है। लिखा है ट्रेड रिसीवेबल रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी। हमने जो जिनको माल बेचा है उसमें 2 टाइप के ट्रेड रिसीवेबल में आजकल ये वर्ड जो है वो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। इसमें 2 वर्ड आपके आते हैं, एक तो आते हैं डेटर और एक आते हैं बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल के लिए तो इवन बाद में आपका एक टॉपिक भी आएगा, चैप्टर भी आएगा, बट अभी के लिए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो आपने जिनको उधार में माल बेचा, ये आप हैं, आपने उधार में माल जिन पर्सन को बेचा वो आपके कहलाते हैं डेटर, और डेटर है आपके 10,000 के। ठीक है, ये तो डेटर हो गए जिनको आपने उधार में माल बेचा। अब डेटर्स को हमने कहा कि यार हमें आप पे विश्वास नहीं है, तो आप तो हमें एक बिल पे डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे दो। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वो आपको एक बिल जो है वो साइन करके दे दें, और मान लो ऐसा 3,000 रुपए के बिल उन्होंने आपको साइन करके दे दिए, तो वो बिल कहलाते हैं बिल रिसीवेबल। पैसा उनका भी मिला नहीं है और उसे डेटर के डेटर अब आपके रह गए 7,000 के, कि 7,000 के तो डेटर हैं और 3,000 वालों से आपने बिल भी ले लिए। तो कुल मिला के हैं तो 10 ही, पर 7,000 के वो जिनसे बिल नहीं लिए और 3,000 के वो जिनसे बिल ले लिए, तो वो कहलाएंगे बिल रिसीवेबल। तो 7,000 के आपके डेटर हैं, 3,000 के बिल रिसीवेबल हैं, टोटल डेटर आपके 10,000 ही हैं। तो इस तरीके से आपके दोनों से ही आपको पैसा रिसीव करना है, तो 10,000 आपका क्या कहलाएगा, ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल में 2 पॉइंट हो गए, एक हो गया डेटर और एक हो गया बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल यानी वो अकाउंट जिन पे आपको पैसा पे करना है। अब पैसा पे करना है तो उसमें एक तो आता है आपका क्रेडिटर और एक आपका आता है बिल पेएबल। अब इसमें भी कहानी वैसी की वैसी है कि ये आप हैं, आपने किसी से गुड्स परचेज किए हैं, क्रेडिट में आपने जिससे गुड्स परचेज किए हैं वो पर्सन जो है वो कहलाते हैं क्रेडिटर। तो ये आपके हो गए क्रेडिटर। मान लो आपने 10,000 रुपए की परचेसिंग की और उन क्रेडिटर को भी आप पे विश्वास नहीं है, उन्होंने कहा भैया बिल साइन करके दो, तो इस कंडीशन में आपने एक बिल साइन करके उनको दिया। मान लो बिल दे दिया आपने उनको 4,000 रुपए का, मतलब क्रेडिटर से जो है, क्रेडिटर ने आपको बिल कहा और आपने साइन करके दे दिया। इस कंडीशन में 4,000 के आपके बिल हो गए, तो क्रेडिटर जो है घट के वो हो गए 6,000 के। तो 6,000 के तो आपके क्रेडिटर हो गए, 4,000 के दोनों लाइबिलिटी है, दोनों पे ही आपको पे करने हैं। बिल का भी आपने पेमेंट नहीं किया है
तो 4,000 के आपके बिल पेबल हो गए, 6,000 के आपके अदर क्रेडिटर हैं। कुल मिलाकर आपका ट्रेड पेबल जो है ना, जो आपका ट्रेड पेबल है वो तो आपका 10,000 ही है, पर अलग अलग अकाउंट जो हैं वो आपके इसके अंदर हो गए हैं। तो इस तरीके से आपके 6,000 के तो हो गए आपके क्रेडिटर और 4,000 रुपए के हो गए बिल। कुल मिलाकर 10,000 ही, और 10,000 रुपए आपके क्या हो गए, ये ट्रेड पेबल कहलाएंगे दोनों मिलकर। यानी ट्रेड पेबल के दो पार्ट होते हैं, नंबर 1 इज क्रेडिटर एंड नंबर 1 इज बीपी, बिल पेबल। इन दोनों को ऐड करके ही आपका ट्रेड पेबल जो है वो कैलकुलेट होता है। एक नया वर्ड आपका आ रहा है गुड्स। गुड्स तो बहुत आसान है, जिसमें भी आप डील करते हो। एक ज्वेलर के लिए ज्वेलरी जो है गुड्स है, वो हमारे लिए एसेट हो सकती है। एक फर्नीचर वाला जिसकी फर्नीचर में डीलिंग है, उसके लिए गुड्स है, जबकि वो हमारे लिए एसेट है। तो गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। जिसने खरीदा है बेचने के लिए, फर्नीचर वाले ने फर्नीचर क्यों खरीदा है, बेचने के लिए, तो उसके लिए वो गुड्स है। विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो मीन फॉर सोल्ड। मतलब कुल मिलाकर जो भी चीज बेचने के लिए खरीदी है वो आपकी जो है वो गुड्स है। अब फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर गुड्स है, ज्वेलरी वाले के लिए ज्वेलरी गुड्स है, बाकी लोगों के लिए एसेट भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स। एक वर्ड आता है कॉस्ट। जनरल में तो कॉस्ट का मतलब खर्चा होता है, थोड़ा सा वाइड एंगल लेते हैं। कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को गेट करने के लिए जो भी चीजें आपको देनी पड़ी वो कॉस्ट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी में क्या क्या आएगा, विल इंक्लूड परचेज पे, जितने की मशीन आपने खरीदी, मान लो एसी खरीदा 40,000 का, फ्रेट उस पर लग गया 1,000 रुपए का, तो हो गया 41,000, और इंस्टॉलेशन के उस पर 3,000 रुपए और लग गए, तो वो हो गया 44,000। तो एसी की कॉस्ट आपकी हो गई 44,000। तो वो कॉस्ट जो हमको उसके लिए गिवन अप करनी पड़ी वो 44,000 थी, तो एसी की कॉस्ट जो है वो यहाँ 44,000 काउंट होगी। एक वर्ड होता है वाउचर। वाउचर एक एविडेंस है इस बेसिस का, मतलब इस चीज का कि हाँ भाई कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे आपने स्कूल में फीस जमा कराई, स्कूल में फीस जमा कराओगे तो उनसे रसीद तो लोगे, तो रसीद जो है वो वाउचर हो गई, वो एविडेंस हो गया इस बात का कि आपने स्कूल में फीस जमा कराई है। तो वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड द ऑथराइजेशन टू पे ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन और फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उस वाउचर के बेसिस पे तो अकाउंटिंग होगी। ऐसे तो ना कह देंगे कि हाँ भाई ये फीस जमा कराई है, स्कूल आपको कह दे तो आप मान जाओगे। आप क्या कहोगे कि सर पहले प्रूवन दिखाओ। तो वो चीज है कि किसी भी चीज का प्रूवन होगा ना वो वाउचर है। तो वाउचर कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग एंट्री जो है सबसे पहले जर्नल में की जाती है। तो ये प्रूवन है इस बात का कि ट्रांजेक्शन हुआ है। चलिए डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, क्रेडिट डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। क्रेडिट डिस्काउंट दिया जाता है फिक्स परसेंटेज का कैटलॉग प्राइस पे, और बेसिकली बल्क सेल के लिए, बल्क क्वांटिटी के लिए क्रेडिट डिस्काउंट दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा माल बिक जाए तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। और कैश डिस्काउंट वगैरह जो होता है वो मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है, आपको तुरंत पेमेंट मिल जाए, जल्दी पेमेंट मिल जाए, उसके लिए आप कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। एंट्री क्या होती है, जो भी इवेंट आप रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर, कोई इवेंट हुआ, कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उसको आप जर्नल में लिख रहे हैं तो उसको एंट्री बोलेंगे। बैड डेट्स क्या होता है कि कोई डेटर है जिससे कि अब अमाउंट इरिकवरेबल है, उस डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, उसके पास है ही नहीं पैसे, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया भाई साहब ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, इससे पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर वो कहलाते हैं बैड डेट्स कि भैया हमारे डेटर थे, बुरे थे, इनसे हमको पैसा नहीं मिल पाया, पैसा डूब गया। इंसॉल्वेंट वो पर्सन जो कि ये पैसा नहीं दे पाता। भाई मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसकी जो एसेट है वो तो है 1,00,000 रुपए और लाइबिलिटी है उसकी 1,20,000 रुपए। ये लो जी। अब वो कैसे पे करेगा, उसका चुकाने के लिए तो 1,00,000 और पे करने 1,20,000 रुपए कर ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन में वो कोर्ट में जाता है, भाई साहब मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, मैं तो पे कर नहीं सकता। कोर्ट इस बात की पूरी चेकिंग करता है, वो कहता है हाँ भाई एसेट्स और लायबिलिटीज में तो डिफरेंस है, लायबिलिटी ज्यादा हो रही है, तो वो उस पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है कि भाई साहब इनके पास तो पैसे है नहीं। द पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे द लायबिलिटी, नॉट इन ए पोजिशन टू पे डेट्स, डेट्स का मतलब यहाँ लायबिलिटी से होता है, जो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाए उसी को अपन क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। और जो कर दे इन ए पोजिशन टू पे द डेब्ट्स, यानी उसके पास एसेट्स तो हैं ज्यादा,
और लायबिलिटी है कम, एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटी, तो इस कंडीशन में वो सॉल्वेंट पर्सन है, वो पेमेंट आपका इजीली कर सकता है। तो ये दो वर्ड जो हैं सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट वर्ड जरूर से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आपको स्पेशली इनको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आपका आ रहा है स्टोर। कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्टोर में रखनी पड़ती हैं, आप भी अपने स्टोर में रखते होंगे घरों में, वैसे ही बिजनेस को भी रखनी पड़ती है मशीनों को चलाने के लिए। कोई लुब्रिकेंट्स है, कोई स्पेयर पार्ट है, रिंच पाने वगैरह है, छोटी मोटी पैकिंग मटेरियल है, ये सब रखने पड़ते हैं उनको स्टोर में। तो द टर्म स्टोर इज यूज्ड टू डिनोट मटेरियल हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस। वो बिजनेस के काम आते हैं, वो रीसेल पर्पस से नहीं होते हैं। स्टोर जो है वो भी रीसेल पर्पस से नहीं होता है, वो तो काम आते हैं छोटे मोटे, इसलिए बिजनेस में स्टोर के नाम पर उनको मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है रेवेन्यू। रेवेन्यू इज जस्ट लाइक सेल, वो केवल नया नाम ही है तो ये सेल ही। रेवेन्यू इज अकाउंटिंग मीन इनकम ऑफ इनकरिंग रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, इट कंसिस्ट द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये रहा, गुड्स एंड सर्विसेज बेचने से कस्टमर से जो पैसा मिले वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। एंटिटी क्या है? एंटिटी तो किसी भी बिजनेस एंटिटी को कह सकते हैं। आपके पास में कोई एलजी इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, वो एंटिटी है। विप्रो की कंपनी है, मारुति सुजुकी, ये जितनी भी कंपनी है सब एंटिटी कहलाती है। एंटिटी का मतलब कोई पर्सन है, ये भी कोई पर्सन कहलाती है, ठीक है। टर्नओवर का मतलब फिर वही सेल होता है, सेल को ही आप टर्नओवर कहते हैं। लाइव स्टॉक, कोई भी कैटल वगैरह जो है, हॉर्स वगैरह अगर आप अपने बिजनेस में मेंटेन करते हैं वो लाइव स्टॉक कहलाता है। इन्वेस्टमेंट, आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा था पैसा, आपने उस फंड को डिप्लॉय कर दिया दूसरी जगह पे, किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद लिए, डिबेंचर खरीद लिए, तो उससे भविष्य में आपको पैसा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, तो वो आपके कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट। कहीं भी आप अपना एक्स्ट्रा पैसा लगा दो किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर में, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है सर, डेटर और क्रेडिटर में क्या फर्क है? भाई डेटर तो वो हैं जिनको कि अपन ने ना उधार में माल बेच रखा है, और क्रेडिटर वो हैं जिनसे हमने उधार में माल खरीद रखा है। डेटर से हमको पेमेंट रिसीव्ड होंगे, जबकि क्रेडिटर को हमको पेमेंट करने पड़ेंगे। डेटर्स जो है वो हमारी एसेट्स है, क्रेडिटर जो है वो हमारी लायबिलिटीज है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका बन सकता है। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि गेन और प्रॉफिट में क्या फर्क है? तो देखो, गेन जो है वो इरेगुलर होता है, प्रॉफिट जो है रिकरिंग इन नेचर होता है। तो वास्तव में अगर आप गुड्स को बेच रहे हैं तो उससे जो आपको प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, वो प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर आप किसी फिक्स्ड एसेट्स वगैरह की जो वैल्यू वगैरह बढ़ रही है, जैसे लैंड है उसको रिवैल्यू किया गया, उसमें अप्रिसिएशन हो गया, तो वो जो है वो गेन कहलाएगा, उसे प्रॉफिट नहीं कहेंगे। कुल मिला के दोनों वैसे हैं तो फायदे ही, लेकिन एक हो रहे हैं गुड्स के ऊपर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर हो रहे हैं, और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर हो रहे हैं, है ना। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है जो डे टू डे की एक्टिविटी नहीं है। अब लैंड को रिवैल्यू करना या लैंड को बेचना आपकी डेली की एक्टिविटी तो नहीं हो सकती, तो इसीलिए इस पर हुआ फायदा आपका गेन कहलाएगा। जबकि आपकी गुड्स वगैरह को बेचने पर जो फायदा होगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा।